नाउ सबसे पहले हम ईसोफेजियल डिस्फेजिया की बात करेंगे, जो आपकी खाने की नली में अटकता है। इन्हें जरा ध्यान से देखिए तो आप समझ पाएंगे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो इसमें से क्या कारण हो सकता है। आप अपने हिसाब से कॉमन सेंस से जज करके देखिए। नंबर वन इज एक्लेजिया कार्डिया। जो एक्लेजिया कार्डिया है वो कुछ तरह की बीमारी है जिसमें खाने की नली तो ठीक है, लेकिन खाने की नली से जो खाने की थैली के बीच का वाल्व है, ये वाल्व गड़बड़ है। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी खाने की नली से जाता है, नीचे एक वाल्व होता है। ये वाल्व बेसिकली वन वे ट्रैफिक है। खाना ऊपर से नीचे तो जा सकता है लेकिन नॉर्मली नीचे से ऊपर नहीं आ सकता। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब इस वाल्व पे पहुंचता है तो वाल्व खुलता है, खाना अंदर चला जाता है और उसके बाद वाल्व बंद हो जाता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि आप खाना खाएं, खाना यहां जाए और ये वाल्व खुले ना, अगर ये वाल्व नहीं खुलेगा तो पूरा का पूरा खाना खाने की नली में ही इकट्ठा रहेगा। ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये जो खाने की नली के नीचे जो वाल्व होता है या जी जंक्शन जिसे कहते हैं, इसकी नसों की प्रॉब्लम है जिसके चलते खाना अटकता है। इसे एक्लेजिया कार्डिया कहते हैं। सही बात यह है कि जो एक्लेजिया कार्डिया जैसी बीमारी है ये पैदाइशी होती है, लेकिन सब काम चलता चला जाता है। बाय एंड लार्ज एक्लेजिया कार्डिया सामने आता है 20-25 साल की उम्र के आसपास। जो एक्लेजिया कार्डिया है ये बेसिकली खाने की जो नली के नीचे का वाल्व है उसके ठीक नहीं काम करने के कारण या उसके प्रॉपर नहीं खुलने के कारण है। ये इस तरह की समस्या है जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये नॉर्मली कैंसरस नहीं है। नाउ दूसरी प्रॉब्लम है डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म। जैसा आप देख रहे हैं, ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये एक्सरेज हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो खाने की नली है वो प्रॉपर ढंग से आगे खाने को बढ़ाती है। खाने की नली के नीचे का वाल्व जो है ना ओपन होता है और खाना नीचे चला जाता है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि खाना आगे बढ़े और खाने की जो नली है प्रॉपर काम ना करे और उसमें बार बार संकुचन होता चला जाए, अगर बार बार ऐसा संकुचन होता चला जाएगा तो खाना अटकेगा और खाना आगे नहीं बढ़ेगा। खाना आगे नहीं बढ़ेगा तो आपको खाना अटकेगा भी और आपको बहुत ज्यादा दर्द भी होगा, जो सामने भी होगा और पीछे रीढ़ की हड्डी में भी महसूस होगा। यह कहलाता है डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म। ये बेसिकली किसी भी एज पे हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज माना जाता है कि डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म जो मिडिल एज है वहां से शुरू होता है और अगर आपने प्रॉपर ट्रीट नहीं किया तो ये लंबे समय आपको परेशान कर सकता है। नंबर 3 जो प्रॉब्लम है दैट इज बेसिकली ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर या खाने की नली का सिकुड़ जाना। सिकुड़ जाने के कई कारण हो सकते हैं। ये बेसिकली बिनाइन भी हो सकता है यानी नॉन कैंसरस भी हो सकता है, ये कैंसरस भी हो सकता है। अगर खाने की जो नली है सिकुड़ गई है तो जो भी आप खाना खाएंगे वो तो इसमें जाएगा तो खाना अटकेगा। जैसे आपको कभी ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी हुई जो खाने की नली में हुई या खाने की नली के आसपास हुई तो खाने की नली के सिकुड़ने का डर रहता है। कभी आपने गलती से एसिड पी लिया, उसके चलते खाने की नली डैमेज हुई तो आपकी नली सिकुड़ सकती है। ये बात सही है कि अगर आपको शुरुआती कैंसर है तो भी आपकी खाने की नली सिकुड़ सकती है। तो जो ईसोफेजियल स्ट्रक्चर है उसमें यह प्रॉब्लम है कि आप खाना खाएंगे तो खाना आपको अटकेगा। शुरू में जो खाना आप खाएंगे अटकेगा तो आप उसको ताकत लगा के या पानी पी के नीचे उतार पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है यूजुअली ये स्ट्रक्चर्स जो है ना ये टाइट होते चले जाते हैं और स्ट्रक्चर अगर ज्यादा टाइट होंगे तो खाना निगलने की जो प्रॉब्लम है वो आपकी बढ़ेगी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपके अपने डॉक्टर को तुरंत ही दिखाने की जरूरत है। सबसे डरावना जो कारण है जो खाना निकलने के लिए जिम्मेदार है पर्टिकुलरली मिडिल एज एंड एल्डरली में, ये बेसिकली ईसोफेजियल ट्यूमर है या खाने की नली में ट्यूमर है। जब भी खाने की नली में ट्यूमर होते हैं तो मान के चलिए कि 80 to 90 है कि ये खाने की नली का कैंसर होना चाहिए। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जैसे आप सामने फोटोग्राफ में दे रहे हैं, ये बेसिकली ईसोफेजियल रिंग है। ये बेसिकली बिनाइन कंडीशन है, इन यूजुअली बचपन से होती है। हमारी जो खाने की नली होती है उसमें इस तरह के जो रिंग्स होते हैं इनमें बेसिकली खाना अटकता है। ये कभी कभी आपको दिक्कत महसूस होती है, जैसे आपने बहुत ड्राई खाना खाया, खाना बहुत चबा के नहीं खाया, बड़ा कोई कैप्सूल खाया या इस तरह की जैसे आपने राजमा खाया, छोले खाए, कोई बड़ी चीज ऐसी है जो खाने की नली में अटकती है, यूजुअली रिंग्स के चलते होती है। रिंग्स जो है ना नॉर्मली बिनाइन होते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपका बार बार खाना अटकता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, इसको इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है। इससे बहुत आसानी से छुटकारा भी पाया जा सकता है इन द सेंस कि इसको अगर हम डायलेट कर दें तो ये बिना किसी प्रॉब्लम के ये जो समस्या है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नाउ आगे जो समस्या है जो अक्सर सामने आती है वो है कि अगर आपको लंबे समय से एसिड बनता रहा तो एसिड खाने की नली में बार बार चढ़ता है। इसका मतलब है कि एसिड पेप्टिक डिजीज जो जीईआरडी करती है, जो खाने की नली में एसिड आता है तो खाने की नली को बार बार ये
घाव पैदा करती है, और जब ये घाव सूखते हैं तो खाने की नली एक्चुअली सिकुड़ जाती है। ये जो खाने की नली सिकुड़ती है बार बार एसिड बनने के चलते, इसे कहते हैं पेप्टिक स्ट्रिक्चर। ये बात सही है कि जो पेप्टिक स्ट्रिक्चर होता है ये कैंसरस नहीं होता है, लेकिन अगर बार बार आपका एसिड ऊपर चढ़ता है, खाने की नली डैमेज होती है, तो जो डैमेज खाने की नली होती है उसमें कभी कभी बेरेट्स ईसोफेगस हो जाती है। अगर ये बेरेट्स ईसोफेगस हो गई तो विज्ञान ऐसा मानती है कि बेरेट्स ईसोफेगस प्री कैंसरस कंडीशन है। अगर इसे आप प्रॉपर ट्रीट नहीं कराएंगे, अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपको खाने की नली के कैंसर होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो जो पेप्टिक स्ट्रिक्चर्स हैं बेसिकली अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उन्हें जो ना आसानी से डायलेट किया जा सकता है। ये बेसिकली नॉन कैंसरस होते हैं। नाउ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत कॉमन नहीं है, जो सामने आप देख रहे हैं, दिस इज इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। ये बेसिकली एलर्जिक कंडीशन है जिसमें खाने की जो नली है उसमें एलर्जी के कारण बहुत सारे रिंग्स जैसे डेवलप हो जाते हैं। इन डिनोवो वैसा बिहेव करती है जैसा डिफ्यूज ईसोफेजल स्पाज्म बिहेव करता है, इन द सेंस कि आपको खाना अटकेगा भी, खाना आप खाएंगे तो उसमें दर्द भी होगा, इन प्रॉब्लम भी होगी। बट ये बिनाइन कंडीशन है, अगर इसको इन्वेस्टिगेट करके पहचान लिया जाए तो इसको आसानी से दवा से ठीक किया जा सकता है। नाउ आगे अगर हम चल के देखते हैं तो एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एज एंडोस्कोपिस्ट में देखता हूं कि कई बार हमारे पास उस तरह के अनयूजुअल पेशेंट्स आते हैं, जैसे किसी पेशेंट को स्क्लेरोडर्मा की बीमारी है। स्क्लेरोडर्मा एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें स्किन भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन हमारे खाने की नली और खाने की थैली जो वाल्व है वो भी इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली ये वाल्व जो ना डैमेज हो जाता है, और डैमेज हो जाने के कारण जो एसिड बार बार ऊपर आता है वो खाने की नली को डैमेज कर देता है। स्क्लेरोडर्मा में हमारी खाने की नली की चाल भी गड़बड़ा जाती है, तो सब प्रॉब्लम खड़ी होती है और खाना निगलने की दिक्कत आती है। तो अगर आपको स्क्लेरोडर्मा है और आपको स्क्लेरोडर्मा का इलाज चल रहा है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है और ऐसा होता है कि आपका खाना अटकने लगा, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। नाउ ऐसा भी है कि अगर आपको किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए चेस्ट में रेडिएशन हुआ, इन द सेंस कि आपको अगर मीडियास्टम में कोई मास है उसके लिए रेडिएशन हुआ, आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आपको रेडिएशन कराना पड़ा, तो जब भी आप रेडिएशन कराते हैं इस एरिया में, तो उस रेडिएशन के चलते खाने की नली को ऑटोमेटिकली रेडिएशन मिलता है। अगर इसे ऑटोमेटिकली रेडिएशन मिलता है तो खाने की जो नली है वो स्टिफ हो जाती है, उसकी जो प्लायबिलिटी है वो कम हो जाती है, एंड आपको खाना निगलने की दिक्कत होने लगती है। तो अगर आपको रेडिएशन मिला है और आपको खाना निगलने में दिक्कत है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। जो सामने आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, एज एंडोस्कोपिस्ट ये प्रॉब्लम मेरे सामने कई बार आती है। छोटा बच्चा आया, उसमें सिक्का निकल गया, उसके चलते दिक्कत खड़ी हो गया, वो कुछ नहीं खा पा रहा, पी पा रहा है। कोई एल्डरली आया, उसने जो कुछ बड़ा वो मांस का कोई पीस खाया जिसमें बोन्स भी थी, वो जाके फंस जाती है, दैट इज फूड बोलस। इसका मतलब बहुत सारी फॉरेन बॉडीज हैं जो हमारी खाने की नली में फंस सकती हैं। सिक्के फंस सकते हैं, बैटरी फंस सकती है ना, फूड मटेरियल फंस सकते हैं। ये जो चीजें फंसती हैं ये बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर ये फंस जाएंगी तो पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और आप कुछ भी अगर खाना खाना चाहें तो वो फिर नीचे नहीं उतरता है। एल्डरली एजेस में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम हमारे सामने आती है दैट इज बेसिकली डेंचर्स। जो डेंचर मुंह में लगाते हैं लोग, उनमें अगर हुक नहीं लगे होते हैं तो डेंचर्स कभी कभी खाने के साथ स्वेलो कर लिए जाते हैं एंड वो जाके खाने की नली में फंस जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि जो निगलने की दिक्कत है वो किसी फॉरेन बॉडी के चलते है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये इमरजेंसी है। एंड आई टेल यू 99% चांसेस आर कि ये जो भी इस तरह की फॉरेन बॉडी आपकी खाने की नली में फंसी हुई है, इसको आसानी से एंडोस्कोपी द्वारा निकाला जा सकता है। आगे हम बात करेंगे कि जो ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया या जो गले में डिस्फेजिया होता है उसके क्या कारण हैं। अभी तक हमने बात की कि खाने की नली में क्या बीमारियां हो सकती हैं जो खाना अटकने की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, और या अब हम बात करेंगे कि ओरोफेरिंग्स या ये जो एरिया है इसमें वो क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं जिससे इस तरह की दिक्कत आएगी। सबसे पहले देयर आर सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये हमेशा एल्डरली पॉपुलेशन में आते हैं। जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिससे खाना निगलने की दिक्कत होती है, उनमें सबसे नंबर 1 पर आता है पार्किंसोनिज्म, जो कंपन की बीमारी है। नंबर 2 में आती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके चलते आपको दिक्कत होती है। नंबर 3 कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं जिसमें कि जो आपकी मांसपेशियां जो खाना निगलने का काम करती हैं वो इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो खाना निगलने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसोनिज्म है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं, ये आपको खाना निगलने की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। नाउ देयर आर सर्टेन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें नर्व्स डैमेज हो गए।
जैसे अगर आपको स्ट्रोक हो जाता है या लकवे जैसी चीज प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो इस्चेमिक स्ट्रोक हो, चाहे वो हेमरेजिक स्ट्रोक हो, तो उसके चलते ये जो नर्व्स हैं अगर डैमेज हुई हैं तो आपको खाना निगलने में प्रॉब्लम खड़ी होने लगेगी। अगर आपको कोई भी हेड इंजरी हुई है, आपका ब्रेन इंजर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है और हेड इंजरी हुई है, तो भी आपको खाना निगलने में दिक्कत खड़ी हो सकती है। अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपकी जो स्पाइनल कार्ड है उसमें कोई अगर डैमेज हुआ तो भी खाना निगलने की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, खाने की जो नली है उसको चलाने के लिए जो नसें हैं वो ब्रेन से निकलती हैं, आपकी स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होती है तो ये सही बात है कि खाना निगलने की जो दिक्कत है वो आपको खड़ी होगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इस बेसिकली ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम। ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम में बेसिकली हमारी जो ईसोफेगस है, जो बिल्कुल ऊपर का पोर्शन है, उसमें कभी-कभी आउट पाउचिंग हो जाती है। वो आउट पाउचिंग हो जाती है तो हम जो भी खाना खाते हैं उस आउट पाउचिंग में चला जाता है और खाने की नली को कंप्रेस करता है, तो खाना निगलने की दिक्कत खड़ी हो जाती है। ये नॉन कैंसरस कंडीशन है, इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। जैसा खाने की जो नली है या ईसोफेगस में ट्यूमर या कैंसर हो सकते हैं, वैसे ही आपके जो गला है, गले में भी आपको कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको गले में, एरिटेनॉइड में, एपिग्लॉटिस में, इंटीरियर फेरिंग्स में, इस पूरे एरिया में कहीं भी अगर कोई ट्यूमर है या कैंसर जैसी प्रॉब्लम आपको खड़ी हो रही है, तो आप मान के चलिए कि खाना निगलने में आपको ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट करेगी। तो ये सब जो ना मेन कारण हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं या आपको जो है ना ये जानकारी देते हैं कि अगर खाना अटक रहा है तो आपके गले में अटक रहा है या आपके खाने की नली में अटक रहा है। अगर खाने की नली में अटक रहा है तो वो सभी कारण हैं जो पहले मैंने बताए। अगर खाने की यहाँ गले में अटक रहा है तो ये कारण हैं जो अभी मैंने पीछे आपको किए। तो खाना अटकना जब भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। वो आपको इन्वेस्टिगेट करेगा, वो डिफरेंशिएट करेगा कि ये प्रॉब्लम खाने की नली की है या गले की है, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि आपका जो ट्रीटमेंट की लाइन है वो किस दिशा में जाएगी। आगे हम बात करेंगे कि डिस्फेजिया के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं।